very vast experience of teaching and coaching, and I hope her experience will be fruitful for all of you, and I hope that this session will be very fruitful for you. I welcome you on the behalf of Human Resource Development Center, BPS Mahila Vishwavidyalaya, and on the behalf of all the participants, and on my personal behalf, I welcome you, Madam Ekta. We are grateful to you that you accepted our invitation, and now you are here. So over to you, please go ahead. Thank you so much, Yogesh sir. And first of all, good morning, all of you, and such a bright and beautiful morning. And, okay, I think किसी का mic on है. Okay, and I'll thank to BPS University also, always calling me time and again for different kind of lectures or so many programs, सब चीज़ों के लिए. एंड अभी इसी रिफ्रेशर कोर्स की बात करें, और अभी मैं पार्टिसिपेंट्स देख रही थी, तो बहुत सारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको मैं ऑलरेडी जानती हूँ, और कुछ तो मेरे सीनियर्स भी थे. एंड मैं सबको वार्म हेलो एंड वार्म वेलकम करती हूँ. और एक तरीके का इंटरेक्शन रहेगा, क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस में ये लेक्चर मैंने मेंटली प्रिपेयर किया. ये तो ऑलरेडी था, लेकिन मेंटली प्रिपेयर किया कि इस बारे में हम थोड़ा बात कर सकते हैं. ऑल्दो यहाँ पे हम लोग सभी प्रोफेशनल्स हैं, और सभी ट्रेनिंग और अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग में हम लोग कर भी रहे हैं. कोई कार्डियो ट्रेनिंग चूज करता है, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूज करता है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम लोग फिटनेस कर रहे हैं. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी फिटनेस में इन्वॉल्व रहें. जहां पे भी मतलब मैं कहीं पे भी जाती हूँ या बात करती हूँ, तो क्योंकि एक हमारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है वो स्पोर्ट्स का है और फिजिकल एजुकेशन का है. और जैसे जैसे हम एज्ड हो रहे हैं, जैसे जैसे हम एजिंग हो रही है, और हम उतना ही चाहते हैं कि हम उतना ही ग्रेसफुली हो सके. और मेरे को याद है कि लास्ट रिफ्रेशर में मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ग्रेसफुल एजिंग के ऊपर, और आज मैं ट्रेनिंग के ऊपर एक थोड़ा सा लेक्चर लूंगी. ये एक मेटा एनालिसिस है. मैं अपने व्यूज बाद में दूंगी, लेकिन ये सारे के सारे जो रिसर्च हो रखी है ऑलरेडी, जो रिसर्च है उसका एक मेटा एनालिसिस काइंड ऑफ लेक्चर है, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो मैं एक थोड़ा सा एक बार अपना पीपीटी ओपन कर लेती हूँ, देन विल डिस्कस दिस. आई थिंक क्या मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. That's nice. Okay, so मेरा जो आज का लेक्चर रहेगा और जिसके ऊपर हम लोग अब बातचीत करने वाले हैं, that will be cardio training versus sports training. And जब हम लोग कार्डियो ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उसको इन्वॉल्व करते हैं, चाहे वो एरोबिक, as we know that it is a aerobic training, right? कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी कुछ भी जब रिदमिक वे में एक रिदमिक एक्टिविटी, और उसको आप जब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर डूइंग इट, एंड जिससे आपकी हार्ट रेट भी एक कांस्टेंट रहती है, पहले रेज होती है देन कांस्टेंट रहती है, देन इट विल गो ऑन लाइक दैट. तो और हम जहां तक अभी हम समझते हैं कि दैट इज फॉर योर cardiovascular system, that enhance your endurance part and your cardio efficiency. और because ये एक aerobic activity है, we need more oxygen for that, and it involves different kind of exercises. That can be a running, that can be a jumping rope for a long time, and that can be stair climbing,
cycling, rowing, different kind of aerobic activity which we can choose to stay fit. Then cardio may build some muscles in beginning, but many routine focus on the lower body. तो ये हम जानते हैं कि कार्डियो एक्टिविटी जो लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम तक कार्डियो एक्टिविटी को ही अपना हमेशा ऑन प्रायोरिटी पे रखा, तो आपकी लोअर बॉडी की मसल्स तो बहुत अच्छे से बिल्ड हो भी जाते हैं, बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो आपकी ओवरऑल मसल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है. As we all know, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा भी कुछ अभी तक तो ऐसे चल रहा है जैसे कि हम लोग सब जानते हैं सब चीजों के बारे में, कुछ नहीं है ऐसा जो कुछ करे. लेकिन हाँ, जब हम अलग अलग जो मेरा फोकस रहेगा हमारे इस लेक्चर के ऊपर वो एस्पेक्ट्स के ऊपर रहेगा, that will be more interesting. So in strength training, that can be squats, barbell lifts, Russian twist, inverted rows, twisting lunges, अलग-अलग तरीके के हैं. That can be with weights or without weights also, right? तो यहाँ पे ये किसी भी तरीके का आप कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आप अपनी बॉडी वेट को भी यूज कर सकते हो, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स को भी यूज कर सकते हो, मेडिसिन बॉल्स को यूज कर सकते हो, जिसमें आप कुछ ना कुछ जहाँ पे आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं. ओके, सो कुछ मिथ्स हैं, राइट, उसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है. तो सबसे पहला है कि व्हेन यू वांट टू लूज फैट यू डू कार्डियो. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब कभी किसी जिम में भी जाते हैं या फिर हम कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है और बोलता है कि भाई मेरा, क्योंकि मैं एक फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में हूँ जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फिट, बट आप लोग ऐसे भी कॉलेजेस में होंगे जहाँ पे बच्चे ओबीज हैं या ओवरवेट है और दे वांट टू लूज वेट. तो वो आते हैं और हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये आंसर होता है कि ओके, एटलीस्ट स्टार्ट वॉकिंग, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग रनिंग और जॉगिंग. और हमारा खुद का जो प्रायोरिटी है, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी वे, वेरी इनएक्सपेंसिव वे ऑल्सो, तो हमारा सबसे पहला यही होता है कि चलो एटलीस्ट कुछ नहीं है तो वॉक करना स्टार्ट कर दे. यस, अगर इनिशिएट करना है फॉर अ इनिशिएट लेवल, दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप कार्डियो करना स्टार्ट कर दीजिए. बट क्या ये सच में फैट लूज कर रहा है? That is a big question. We'll definitely discuss this. Then, and when you want to build muscle, what happened then? Do weight training. तो अगर कई बार ये भी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि मैंने जिम में भी जॉब करी है कई, और इन माय इनिशियल डेज, तो वहां पर ये होता है कि अगर बॉयज वेट ट्रेनिंग में चले जाते हैं और जो गर्ल्स हैं वो कार्डियो सेक्शन में चली जाती है. हालांकि अभी जो सिनेरियो है वो बहुत चेंज हुआ है और लोगों के अंदर फिटनेस और फिटनेस से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत बड़ी है, बट स्टिल एक माइंडसेट है कि अगर आपको फैट लूज करना है तो गो टू द ट्रेडमिल, और अगर आपको बिल्ड मसल करने हैं तो डू वेट ट्रेनिंग. एंड they would respond that when they want to lose fat, they start doing more cardio, and when they want to build muscle, naturally they train weights. Then seems to make sense. Cardio burns off calories, weight training makes you gain weight. ये हमारा एक mindset है, ये एक हमारा concept है कि भाई जो आपका कार्डियो अगर आप करोगे तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, और अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप अपना वेट गेन कर पाओगे, बिकॉज आप मसल गेन करते हो और मसल का वेट जो होता है वो फैट से कहीं ज्यादा होता है, तो यू गेन वेट. सो ये जो मिथ हम लेके चल रहे हैं, ये या फिर ये एस्पेक्ट जो हम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं बिफोर दिस लेक्चर and after this lecture, ये जो मेरे aspects हैं, and this is all these aspects are from the meta analysis only. मैंने अपना अभी कोई व्यू इसमें नहीं दिया. अपने व्यूज जो है वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग ज्यादा अच्छे से एक दूसरे के व्यूज को शेयर कर पाएंगे. सो aspects which I am going to cover in this, that will be fat burn, body image, injuries, quality of life, motor components, stress, appetite,
और आफ्टर एक्सरसाइज इफेक्ट्स. सो दीज आर ऑल द एस्पेक्ट्स. थोड़ा सा हम इसके बारे में बात भी करते हुए चलेंगे कि जब हम फैट बर्न के बारे में बात कर रहे हैं तो फैट बर्न क्या है, क्या हम इसके बारे में समझ सकते हैं, इसके बारे में भी, और जो हमारा मेटा एनालिसिस है उसके बारे में भी विल डेफिनेटली डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद फैट बर्न. सो चाहे हम अगर बहुत ज्यादा फिट है तो एक अलग बात है कि आप फैट बर्न करने के बारे में सोचते भी नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतना फिट बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल्स ऑफ आवर जॉब और इतना बिजी हम अपनी लाइफ में भी बहुत बिजी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक हमारा एस्पेक्ट ये रहता है कि फैट बर्न तो होना ही चाहिए. फैट बर्न हो मसल गेन हो, फैट बर्न हो मसल गेन हो. सो ये प्रोसेस हमारे माइंड में चलता रहता है. और फैट बर्न जब हम और भी इंडीड सोचते हैं तो ज्यादातर चूज करते हैं हम कार्डियो को. और जब हमारे को मसल गेन करना है, एज आई हैव सेड अर्लियर आल्सो, कि हम ये करते हैं. लेकिन एक थोड़ा सा इसका एनालिसिस ले लेते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं. सो कार्डियो अगर ट्रेनिंग की बात करें, सो 10 to 12 कैलोरीज अ मिनट रनिंग और साइकिलिंग. अगर आप रनिंग इसकी इंटेंसिटी के इट विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, कि अगर आप बहुत स्लो जॉग कर रहे हो से लेके आप कुछ फास्ट रनिंग कर रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप इतना फास्ट रनिंग नहीं कर सकते हो बहुत देर तक. तो अगर आप जॉग कर रहे हो तो लगभग करीब आप 10 to 12 कैलोरीज पर मिनट बर्न करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे यू विल बर्न 8 to 10 कैलोरीज अ मिनट होइस्टिंग वेट्स. सो ये कुछ सारे रेफरेंसेस भी मैंने साथ साथ ही दे दिया है कि ये एक रिसर्च बेस्ड है, कि वहां पे ये रिसर्च हुई और उसमें ये उन्होंने एनालाइज किया. और यहाँ पर ये जब वेट ट्रेनिंग की रिसर्च हुई तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि 8 to 10 कैलोरीज वो बर्न करते हैं. अगर आप अपना यहाँ पर भी, क्योंकि फर्दर रिसर्च मैंने पूरा पढ़ा है, तो अगर आप 8 to 10 कैलोरीज तब कर रहे हो जब आप अपने एटलीस्ट 10 RM पे वेट ट्रेनिंग कर रहे हो. अगर आप बहुत ज्यादा RM पे काम कर रहे हो तो ये वैरी कर सकता है. तो एटलीस्ट अगर आप 10 to 12 RM पे काम कर रहे हो तो 8 to 10 कैलोरीज पर मिनट करेगा. बट lifting weights gives you a metabolic spike for an hour after workout. So यहाँ पे जो एक पुश है वो ये है कि जो वेट ट्रेनिंग है वो आपको एक मेटाबॉलिक हाई स्पाइक देता है. और स्पाइक देता है जैसे कि इनफैक्ट जब अभी हम इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे कि जब आप कार्डियो ट्रेनिंग करते हो तो आप जितनी देर कार्डियो सेशन करते हो उतनी देर आपकी कैलोरीज बर्न करती है. इनफैक्ट कुछ 10 मिनट और आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती है. लेकिन जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तब आपकी जो कैलोरीज का बर्न होना है वो एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्कआउट, कितने इंटेंसिटी पे आपने कितने RM पे काम किया है और कितनी देर तक काम किया है. और ये आपका बहुत डिपेंड करता है. एटलीस्ट आपका 30 to 45 मिनट्स बाद में भी आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्पाइक रहता है और आपकी कैलोरीज बर्न हो रही होती है. सो दैट मीन्स यू विल फ्राई एन एडिशनल 25% ऑफ कैलोरीज यू जस्ट स्कॉश ड्यूरिंग योर स्ट्रेंथ सेशन. सो यहाँ पे सो इफ यू बर्न 200 कैलोरीज लिफ्टिंग वेट्स, इट्स रियली क्लोजर टू 250 ओवरऑल. अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि भाई मैंने अभी जो वेट करा सब कुछ किया और उसके बाद मैंने सपोज आज 300 कैलोरीज का बर्न किया, तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने सिर्फ 300 नहीं किया, क्योंकि उसके बाद भी, क्योंकि इसका रीजन ये है कि मसल को रिकवर होने में टाइम लगता है. तो जितनी देर मसल जो होगी वो रिकवर करेगी उतनी देर तक आपकी कैलोरीज, जो आपका मेटाबॉलिक स्पाइक है, वो ऑन द टॉप रहेगा. सो फॉर एवरी 3 pounds ऑफ मसल यू बिल्ड यू विल बर्न एन एक्स्ट्रा 120 कैलोरीज अ डे. सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जब हम फैट बर्निंग की बात करें, क्योंकि फैट बर्निंग इज इक्वल टू कैलोरी बर्निंग, राइट. तो यहाँ पे हमारे को कैलोरी काउंट और कैलोरीज कितना हमने बर्न करा, कितना सेशन में बर्न किया, तो क्लियरली देखा जा सकता है. सो दैट्स अबाउट 10 pounds ऑफ फैट विदाउट इवन चेंजिंग योर डाइट.
तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि वो तो अच्छा पर मिनट 10 to 12 कैलोरीज बर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ 8 to 10 कैलोरीज बर्न हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उसका आफ्टर इफेक्ट है, और उसका आफ्टर इफेक्ट हम थोड़ा देर में और ज्यादा डिटेल में भी करेंगे, वो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो जो स्पाइक मिलता है हमारे को मेटाबॉलिक, वो हमारे को उतना स्पाइक थोड़ा बहुत हमारे को कार्डियो ट्रेनिंग में भी मिल रहा है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मिलता है। देन चेंज नहीं हो रही स्लाइड। ओके, okay, now let's talk about body image. So पहले हम थोड़ा सा body image को समझ लेते हैं कि body image है क्या। How you perceive your own body, right? कैसे आप अपने आप को देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत फैट है लेकिन दे आर ऑल गुड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दे आर वेरी हैप्पी वट एवर दे आर इन, वट एवर शेप इन दे आर। और कुछ लोग बहुत फिट है, इनफैक्ट काफी पतले भी है, और उसके बाद भी दे आर ऑलवेज क्यूरियस टू लूज देयर फैट, मोर फैट, और वो कहाँ तक सीमा जाएगी उसकी कोई नहीं है, राइट? तो एंड कॉन्स्टेंटली दे आर टॉकिंग अबाउट कैलोरीज, दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट फैट और फूड, और हाई कैलोरी फूड, लो कैलोरी फूड, इस तरीके की बात करते रहते हैं। और जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो हमेशा फिटनेस की नहीं, इनफैक्ट सिर्फ बॉडी शेप की या किसी चीज के बारे में। यहाँ पे मैं एक छोटी सी थ्योरी है वो शेयर करना चाहूंगी, अभी मेरे माइंड में आई, द मिसिंग टाइल थ्योरी। और बहुत सारे आप लोग ने शायद सुनी भी होगी, एक मिसिंग टाइल थ्योरी है, जहाँ पे सारी टाइल्स बहुत आपके घर में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से लगी हुई होती है, और उनमें से एक टाइल नहीं होती है, तो हमारा सबका ध्यान सिर्फ उस एक टाइल पे जाता है, जबकि सारी टाइल जो बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं और साफ सुथरी हैं उसके ऊपर न जाके जहाँ पे मिस है वो टाइल उसी के ऊपर जाता है। और कुछ लोगों का और कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी अगर हम बात करें तो हम लोग एक प्रोफेशनल उसमें है, हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम एक ड्रीम में रह रहे हैं कि नहीं विल डेफिनेटली गेट अ वेरी परफेक्ट बॉडी, और जो कि एक मॉडल की होती है या इस तरीके की, तो फिर हम लोग अपनी बॉडी में खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं सेटिस्फाई होने को तैयार नहीं है। तो not focusing on the body shape or focusing on the fitness will be the better option. So यहाँ पे हम image की बात करें, how you are going to perceive yourself, अब कैसे आप, और जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वेदर इट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेदर इट इज कार्डियो ट्रेनिंग, हम अपनी बॉडी इमेज बेटर करते हैं, हमें अपने आप को अच्छा लगने लग जाते हैं, हम बार बार अपने आप को शीशे में देखना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब अच्छे लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा शेप अच्छा होने लग गया, अभी कोई ड्रेस जो थी वो फिट होने लग गई है, या इस तरीके का। तो बॉडी इमेज डेफिनेटली दोनों से इंप्रूव होगा, लेकिन किस तरीके से दोनों रोल जो है वो प्ले करते हैं, कार्डियो और स्ट्रेंथ, वो बात करेंगे। और ये दिस फैक्ट इज on research base. So cardio training जो है वो runners, cyclists, swimmers and other athletes have high confidence level because of the sense of accomplishment they feel each time they cross the finish line, even when they bring up the rear. चाहे पीछे आए हों, लेकिन जब भी आप कोई टारगेट बेस्ड कोई काम करते हैं, कोई भी टारगेट बेस्ड काम करते हैं, आप सुबह गए मॉर्निंग वॉक पे और आपने अपना स्मार्ट वॉच को पहना और आपने सोचा कि आज मैं 5 किलोमीटर्स का वॉक करूंगी, और मैं 5 किलोमीटर्स मैंने जैसे ही द मूवमेंट आपकी वॉच या आपका फोन या जहां से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, या डिस्टेंस आपने कोई नापा हुआ है कि भाई यहाँ से 5 किलोमीटर्स हो जाता है, विद द मूवमेंट यू विल क्रॉस दैट, you feel accomplished, you feel better, you feel that yes मैंने आज कुछ कर लिया, right? तो जब भी ये accomplished
फीलिंग होगी आपको, हमेशा योर बॉडी इमेज विल बी बूस्टेड। आपकी जो बॉडी इमेज और सेल्फ इमेज भी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सबको मिला के हमारी बॉडी इमेज हमारी प्रिपेयर होती है। देन आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो ब्लड हैज रश टू योर मसल्स, मेक देम स्वेल एंड अपीयर मोर टोन्ड। यहाँ पर जो है आपके जो मसल्स हैं वो ज्यादा टोन्ड दिखने लग गई हैं, क्योंकि अब आप उनके ऊपर जो फैट की लेयर थी वो धीरे धीरे शेड होने लग गई है, मसल्स ज्यादा टोन लगने लग गए, मसल्स की शेप दिखने लग गई है, राइट? सो बियॉन्ड वैनिटी यू फील कॉन्फिडेंट बिकॉज यू जस्ट प्रेस सम मेजर पाउंड। तो यहाँ पे जो है, और आपने देखा होगा जब आप किसी भी जिम में जाएंगे, चाहे वो आपके खुद के कॉलेज का जिम हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल जिम हो, आप जब वहां जाएंगे तो बहुत सारे शीशे लगे हुए होते हैं, इतने सारे मिरर्स होते हैं। यस, मिरर्स आपकी एक्सरसाइज करते वक्त आपको देखने के लिए तो है ही कि आप उसको करेक्ट कर सके। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और कोई अपने आप को देख के भी, कई बार अपने बॉडी पोजीशनिंग को देख के आप करेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं और अपने आप को रोज इवैल्यूएट करते हैं और इवॉल्व होते हुए देखते हैं, तो यू फील अकॉम्प्लिश्ड। आपको अच्छा लगता है कि हाँ, बात तो बन रही है, कुछ तो हो रहा है, बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यस, चेंजेस दोनों में आते हैं, और जो विजिबल, मोर विजिबल चेंजेस हैं वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आते हैं, जो कि आपका जो बॉडी इमेज है उसको बूस्ट करते हैं। और इसको टाइम प्रोसेस लगता है। देखो, जो कार्डियो ट्रेनिंग है वो तो आज आप गए, आपको अकॉम्प्लिशमेंट हुई एंड यू फील हैप्पी, राइट? बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या है, इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर बॉडी एटलीस्ट 3 वीक्स, राइट? 3 to 4 वीक्स लग जाएंगे, बट जब आपको वो रिजल्ट दिखने लगेंगे तो आपकी बॉडी इमेज डेफिनेटली बूस्ट होगी। और इस टाइम पे आजकल जो सिनेरियो है, क्योंकि सोशल मीडिया अपने बूम पर है, हर कोई अपना कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाना चाहता है और सब कुछ है। यहाँ पर आपकी बॉडी इमेज अगर पॉजिटिव नहीं है, अगर आप अपनी खुद की बॉडी में बहुत खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस है या होम है, आपका हर जगह कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जरूर करेगा। नाउ इंजरीज, देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब स्पोर्ट्स के हैं, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, कोई भी तरीके की एक्सरसाइज करें और हमें इंजरी ना हो, राइट? तो ये एक हमारा फोरमोस्ट रहता है कि कितनी ट्रेनिंग करो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग कर लो, चाहे हम कम कर लेंगे ट्रेनिंग, लेकिन इंजरी नहीं होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप एज होते हैं, जैसे आप when you cross your 35 और your 40, you want कि अब इस टाइम पे इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका ट्रेनिंग बंद हो जाएगा। कितने टाइम के लिए बंद होगा, you'll never know। आपका कॉलेज हिंडर करेगा, आपकी जॉब हिंडर करेगी, आपका घर हिंडर करेगा। सो ये एक ऐसी चीज है जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ या किसी के साथ भी हो। सो अगर हम कार्डियो ट्रेनिंग की बात करें, सो द रिपीटेटिव नेचर ऑफ कार्डियो पुट्स सीरियस प्रेशर ऑन योर जॉइंट, लिगामेंट, मसल, टेंडन एंड द कार्टिलेज इन बिटवीन। If you have got a weak link, you are screening to be pinched. So यहाँ पर क्या है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ that cardio training is more prone to have injuries, but yes, because यहाँ पे आपके जो प्रेशर है आपके नी पे, आपके एंकल पे, आपके जॉइंट्स, लिगामेंट, मसल्स, इन सब पे पड़ता है। अगर यहाँ पे आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, राइट, या आपने प्रॉपर डाइट नहीं ली, और उसके बाद आप या फिर आप जब लोडिंग कर रहे हैं अपने, कि आप बहुत टाइम से अभी वॉक कर रहे थे और आज आपने सोचा कि चलो आज से मैं रनिंग स्टार्ट करता हूँ, और अगर वहां पर उस ट्रांजिशन में ज्यादा चांसेस होते हैं आपको इंजरी होने के। और क्योंकि अगर वेट बहुत ज्यादा है तो भी अगर आप कार्डियो कर रहे हो, चाहे उसमें रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, सो योर जॉइंट्स आर मोर प्रोन टू हैव इंजरीज, अगर आपके यहाँ पे और ऊपर से वो वीक है तो। और एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग teaches your brain to allow muscle contractions that are quick enough to prevent or minimize injuries. So it is said by
द ऑथर टिम मैकडूगल। और यहाँ पर ये है कि जब आप कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, तो वहां पे आप धीरे धीरे उसको बिल्डअप करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे मसल। आज आप पहले ही दिन जाकर अगर आप कर लोगे तो इतनी बेवकूफी तो हम में से कोई नहीं करेगा, या आपका ट्रेनर वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बहुत धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं मसल्स को। और हमारा यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई मूवमेंट प्रोसेस होता है तो आपका ब्रेन जो होता है उसको एक्लेमेटाइज करता है, राइट। और उसकी क्विक मूवमेंट्स को भी बहुत जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बहुत धीरे धीरे आपका बहुत बिल्ट होता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। यहाँ पर क्या है कि जो कार्डियो ट्रेनिंग है वो एक स्टेशनरी ट्रेनिंग है, एक ही जैसी चीज है जो रोज कर रहे हो, कुछ नया आपको ब्रेन को स्ट्रॉन्ग होने का टाइम नहीं मिलता, टाइम एज एन आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का आपको मौका नहीं मिलता ब्रेन को। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ब्रेन स्टॉर्मिंग का बहुत मौका मिलता है, रोज एक नई मूवमेंट हो रही है, रोज उसको अडेप्ट भी करना है। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो वर्क बहुत ज्यादा करता है और बहुत फास्ट करता है। सो कीप अ लॉग ऑफ हाउ मेनी सेट्स एंड रेप्स यू कंप्लीट एंड हाउ much weights you're hoisting for each move. So every 4 weeks, go back and review your first workout and feel the rush of pride, and then stir your stuff. तो यहाँ पर ये है कि आप जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और तो कम से कम जैसे मैंने बोला रिजल्ट आने के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। यहाँ पर आपको करते करते आपके जो न्यूरोमस्कुलर आपने कोऑर्डिनेशन डेवलप किया है वो आपके जो इंजरीज है उसको प्रिवेंट करता है और उसको मिनिमाइज करता है। देन आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, एट द एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, राइट। तो आप खुश होकर अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी बैठा हुआ इंसान जो है वो नहीं चाहता होगा। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कितना आप उसको जी पा रहे हैं अपनी लाइफ को। क्या जब आप घर आ रहे हैं और आपके बच्चे आपको बोलते हैं खेलने के लिए, तो आप क्या उनको टाइम दे पाते हैं, या आप बोलते हैं कि नहीं भाई मैं तो थक गया हूँ, राइट। या फिर जब आप कॉलेज जाते हैं एक लेक्चर के बाद या कुछ टाइम के बाद आप थका हुआ फील कर रहे हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं, या यू आर वेरी एनर्जेटिक। एंड रिसर्च हैज ऑलरेडी प्रूव्ड, जो लोग सुबह वर्कआउट करते हैं दे आर एनर्जेटिक होल डे, तो पूरा दिन वो लोग मोर एनर्जेटिक रहते हैं एज कंपेयर टू जो शाम को वर्कआउट करते हैं या फिर जो नहीं वर्कआउट करते हैं उनसे। सो यहाँ पे कार्डियो ट्रेनिंग की बात करें, सो नथिंग कंपेयर्स विद कार्डियो फॉर ऑप्टिमाइजिंग लॉन्गेविटी, सेज माइक मेयर्स। और यहाँ पे ये लोग ये और भी क्या बात करें, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, high blood pressure, type 2 diabetes, osteoporosis, stroke and even certain types of cancers. यहाँ पे जो certain types of cancers हैं, यहाँ पे मैंने I have presented a paper on physical activity and cancer, जिसके ऊपर हमने compare किया था physical activity और cancer को, वो भी एक meta analysis paper था, जहां पे मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स के ऊपर रिसर्च हुई है, लेकिन जो सर्टेन जो हुआ है, एक कोलोन कैंसर और एक ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, ये ऐसे कैंसर्स हैं जो प्रूवन है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली कार्डियो एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो देयर आर मोर चांसेस कि आप को ये कैंसर ना ही हो लाइफ में। In fact, there was one study, I don't know the author of that study, but there was one study which says कि वहाँ पर जो second grade cancer patients थे, different kind of cancer patients थे, जिनमें उन्होंने 8 cancer patients के ऊपर study करी थी stationary cycling के ऊपर, कि उन जो पेशेंट्स थे उनको पहले उनका MRI करा और उनका कैंसर परसेंटेज देखा कि कितना है क्या है, और उसके बाद तुरंत बाद उनको 40 मिनट्स उन्होंने स्टेशनरी साइकिल करी विद देयर ओन पेस। उनके ऊपर कोई पेस जो था वो कंपाउंड नहीं था,
और उसके बाद जब उनका 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा जब उनको MRI करा गया तो यू वोंट बिलीव उनके 40% ऑफ कैंसर सेल्स जो थे वो मर चुके थे। तो हम खुद देख सकते हैं कि अगर सिर्फ 40 मिनट्स की एक्सरसाइज इतना ट्रिमेंडस डिफरेंस ला सकती है, एक कीमोथेरेपी से भी बेटर थेरेपी प्रूफ हो सकती है। तो अगर हम रोज कार्डियो एक्टिविटी, अगर 40 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्टिविटी रोज करें तो कितना अच्छा हो सकता है, right? So the trigger strengthening benefits are especially sweet: a stronger heart pump, more blood with each beat, circulating oxygen more efficiently throughout your body. ये वही है, आप जब आप जब आपका हार्ट अच्छे से काम कर पाता है, आप अपनी कार्डियक एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा भी पाते हैं। जो लोग रोज रनिंग या वॉक करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि वो ये भी बोलते होंगे कि पता है जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं आधे घंटे के वॉक में ही थक गया था, लेकिन जैसे जैसे उनकी कार्डियक एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, राइट, इंप्रूव हुई, आगे बढ़े, उसके बाद व्हाट हैपेंड कि अब जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब तो मैं जॉग भी कर पा रहा हूँ, अब मैं आधा घंटा भी जॉग कर पाता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं थक पाता, या मैं 2 किलोमीटर्स जॉग कर पाता हूँ, मैं 5 किलोमीटर्स कर पाता हूँ। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है जब आपकी बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स आपके जब अच्छे होने लग जाते हैं। और ये कार्डियो ट्रेनिंग जो है एज इट्स नेम सेज कि आपकी कार्डियो एफिशिएंसी बढ़ाता है और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो और बेटर बनाता है। As compared to this, strength training, a 2006 study by the National Institute of Health found that lifting weights just twice a week can prevent you from gaining intra-abdominal fat, the kind that wraps around organs and constrict blood vessels. तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही स्टडी मिली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करती है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हम चाहे अंदर से हमारा ऑर्गन्स, हमारे हार्ट, हमारा सब कुछ क्या कह रहे हैं ये कुछ नहीं है, लेकिन हमारा बाहर से भी अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, राइट? और कहते हैं कि अगर बॉयज जो मेन है उनका जो फैट अकोमुलेशन है वो पेट की तरफ ज्यादा होता है जिसको हम एंड्रॉइड फैट कहते हैं, और जो फीमेल का है वो हिप पे अकोमुलेट होता है जिसको हम ग्लेनोइड फैट कहते हैं, और जो एंड्रॉइड फैट है दैट इज मोर डेंजरस। तो स्टडी ये कहती है कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, चाहे हफ्ते में 2 दिन भी कर रहे हैं, तो जो उनका विसरल फैट है, जो ऑर्गन्स के आसपास फैट होता है, जो हमारे को कुशनिंग के लिए और वैसे काम आता है, लेकिन अगर विसरल फैट बढ़ने लग जाए अपने लिमिट से ज्यादा, जैसे कि हम कहते हैं कि 4 to 5% विसरल फैट इज मोर देन एनफ, अगर उससे ज्यादा आपका वो परसेंटेज बढ़ने लग जाए तो दैट कैन बी डेंजरस। और वेट ट्रेनिंग से आपको विसरल फैट को रिड्यूस कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो reduce the risk of cardiovascular diseases and liver diseases and type 2 diabetes. Then let's talk about motor components. ये तो हमारे को बहुत अच्छे से पता है, राइट, कि जो आप कार्डियो ट्रेनिंग करोगे तो मोटर कंपोनेंट जो है आपका एंड्योरेंस जो है वो आपका बहुत इम्प्रूव होगा, वेदर आपका स्विमिंग है, वेदर आपका जॉगिंग है, वेदर आपका रनिंग है, या कोई एरोबिक डांस एक्टिविटी है, कोई भी हो। सो स्विमर्स फॉर एग्जाम्पल नीड टू लर्न हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली। यहाँ पर क्या है, बस आपको एफिशिएंसीज दोनों की डिफरेंस होती रहेगी। यहाँ पर जो स्विमर्स हैं या रनर्स हैं उनको ब्रीदिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, जबकि जो साइक्लिस्ट है उनको जो कॉन्टिन्यूस स्मूथ मूवमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। अगर उनकी स्मूथ मूवमेंट होती रहेगी तो दे कैन बी वो आपका जो एंड्योरेंस है वो वहां स्मूथनिंग पे काम आएगा, राइट? तो यहाँ एंड्योरेंस आपकी एक्टिविटी आपका मोटर कंपोनेंट डेवलप हो रहा है, एंड फॉर अ स्पीड बूस्ट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपका स्पीड बूस्ट हो रहा है और आपका एक्सप्लोसिव पावर हो रहा है। हाउ? So speed boost strength training is essential, especially for your core and leg. Plyometrics will improve your stride power. तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी प्लायोमेट्रिक्स के साथ कर रहे हो तो आपकी स्पीड बूस्ट होगी, एंड अगर आप वेट के साथ कर रहे हो और
4 RM पे या आप 5 RM के ऊपर काम कर रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, तो आपकी डेफिनेटली एक्सप्लोसिव पावर इम्प्रूव होगी। इनफैक्ट अगर आप आजकल जैसे कि क्रॉस ट्रेनिंग का बहुत फैशन है और क्रॉस ट्रेनिंग बहुत चल रहा है, आप किसी भी जिम में जाएंगे आपको इनफैक्ट जो कार्डियो भी है वो भी क्रॉस ट्रेनिंग के साथ कराते हैं। तो वहां पर चाहे वो ट्रिपल जंप हो, चाहे वो हाई जंप हो और आर्म स्विंग्स हो, यहाँ पे इन सब के लिए आपका जो एक्सप्लोसिव पावर है वो बहुत अच्छा काम आता है। सो कंटिन्यू फॉर 4 to 6 रेप्स। मैंने जैसे रेप्स की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला आपको 5 to 6 अगर हम RM के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका एक्सप्लोसिव पावर बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी का जो 5 to 6 RM है और उसको अगर हम 3 सेट्स के ऊपर काम करते हैं और 60 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं हर सेट के बीच में, तो बहुत अच्छा आप एक्सप्लोसिव पावर अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं। देन स्ट्रेस। मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े, इनफैक्ट कोविड में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने पड़े जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन को कैसे करें दूर, और ये इन सब के ऊपर थे। और सब में सबसे जो मेन फोकस था कि स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके की, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप वॉक करिए, कुछ भी करिए, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। इनफैक्ट हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किसी भी तरीके की आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, राइट। और वो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं आपका। और अगर आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी विद म्यूजिक करते हैं तो ये जो इम्पैक्ट है इसका और अच्छा हो जाता है। अगर सूदिंग गुड म्यूजिक आप अपनी पसंद का सुन रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है हम जिम में जाते हैं और हमारी पसंद का वहां पे जिम म्यूजिक नहीं होता और वहां पे बहुत लाउड म्यूजिक होता है, तो वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं लाएगा, जबकि वो इम्पैक्ट लाएगा जब आप अपनी खुद की पसंद का म्यूजिक अगर आप सुन रहे हैं किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स सी द मेटा एनालिसिस आल्सो। सो जस्ट 15 minutes of aerobic activity 2 or 3 times a week can reduce anxiety significantly, according to a 2005 एक्टिविटी आप कर लीजिए तो आपका जो एंजाइटी लेवल है या स्ट्रेस है वो आपका कम हो जाएगा। देन गो एट इट फॉर 3 to 5 days a week and you can cut fatigue by near 50%. Cardio elevates serotonin levels in the brain, a key neurotransmitters involved in improving symptoms of depression. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बहुत गो थ्रू कर रहे हैं, किसी के जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी के घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप सिर्फ 15 मिनट भी रोज का वॉक करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल काम डाउन हो पाएगा और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि शांत दिमाग से आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सॉल्व कर। Then strength training, a big right? So scientists note promising result on the mood altering effect of pumping irons means आप जो machines उठाते हैं, but more research is needed to nail the intensity and duration necessary to match cardio's benefit. तो कार्डियो के पर बहुत रिसर्च हुई है लेकिन स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग की रिसर्च नहीं हुई है। समटाइम्स इनफैक्ट कुछ आर्टिकल्स जो हैं जिनको जो रिसर्च बेस्ड नहीं हो पाए उनको मैंने मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि आप को जब आप वेट्स उठाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो काफी रिलीज होते हैं जब आप वेट ट्रेनिंग
करते हैं बिकॉज ऑफ बिल्डिंग जो आप विद अंडर कंडीशन ऑफ स्ट्रेस में जब आप अपने वेट्स को डालते हैं, और वो जरूरी बिल्डिंग शांति है, जो कामनेस है माइंड में, एंजाइटी, उसको कम राइट। तो इसके ऊपर अभी रिसर्च इतनी नहीं हुई है कि क्या आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है कि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट क्या होगा उसके लिए कोई हमारे पास रिसर्च नहीं है, तो इसके लिए अभी हम उतनी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस फील कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, या मैं ऐसा फील करता हूँ कि हो सकता है उस टाइम पे मुझे बेहद लगे, तो इंडिकेटिंग बोथ लेस एपेटाइट एंड सप्रेस ऑफ दैट एपेटाइट। ये है, आपको भूख बहुत लगेगी, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि डाइजेशन आपका इंप्रूव हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो रहा है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि धीरे धीरे आपका जो प्लेट है वो अपने आप छोटा होता जाएगा, राइट। तो और उससे क्या है कि आप एक्सेसिव फूड नहीं खाएंगे, मोर अवेयरनेस, किसी भी तरीके की एक्टिविटी, वेदर इट इज कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, आपकी अवेयरनेस ऑफ एपेटाइट, अवेयरनेस ऑफ फूड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। आप ये बोलते हैं ना कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, चलता है, तो चलता है वाला नहीं होता। यू आर मोर फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फूड्स। अब आप ये सोचते कि मैं इतनी मेहनत 1 घंटे के वर्कआउट में कर रहा हूं, तो मुझे अच्छा खाना खाना चाहिए, मोर रिच, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना चाहिए, तो ये भी शायद एक रीजन हो सकता है। बट यस, आपकी जो एपेटाइट है वो धीरे 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 कम होने लग जाती है, ये रिसर्च कहती है। देन वेट लिफ्टिंग gave some appetite benefits. The resistance training session caused the participants' ghrelin level to go down, meaning that they generate less hunger, but their peptide levels remain unchanged, indicating that appetite was not suppressed even if they was reduced. तो यहाँ पर क्या है, जो appetite है वो reduce तो हो रहा है, लेकिन suppress नहीं हो रही है। भूख आपको तब भी लगती रहेगी कॉन्स्टेंटली, जल्दी जल्दी लगेगी, लेकिन आपका जो बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस आपका जो पोर्शन साइज है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। देन आपका जो आफ्टर इफेक्ट ट्रेनिंग है, हमने थोड़ी सी शुरू में भी बात करी थी इस बारे में। सो आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज यू विल बर्न कैलोरीज, राइट। किसी भी तरीके की आप एक्सरसाइज करो, आप कैलोरीज तो बर्न करोगे ही करोगे, राइट। चाहे वो कार्डियो करो, चाहे वो स्ट्रेंथ करो, तो कुछ भी करो, लेकिन करना जरूरी है। सो अनदर प्लस टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज दैट योर बॉडी इज स्टिल बर्निंग कैलोरीज व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द सोफा वाचिंग टीवी आफ्टर योर वर्कआउट। मतलब आपने काम करा, आपने अपना 1 घंटा का वर्कआउट किया, आप अपने घर आ गए, आपने अपना शेक बनाया या जो भी नाश्ता करा, बैठ के अब आप टीवी देख रहे हो, एंड स्टिल यू आर बर्निंग योर कैलोरीज। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, right? So with strength training, you are switching on more of your muscle fibers and raising your metabolism, so there are more active tissues in your body. And it pays to work hard as calories are needed to repair the muscles after ये मैंने आपको पहले बताया, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आपकी मसल वापस रिपेयर नहीं हो, पूरा रिपेयर तो नहीं, एटलीस्ट आपकी जो काम डाउन नहीं होती है मसल, तब तक आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न होती रहती हैं। ये इसका बहुत, और आपकी so even on the days you don't even go to gym also, एक आपका रूटीन भी बनता है, राइट, कि रूटीन भी बनता है। और सपोज आपने बहुत हैवी वर्कआउट आज किया, राइट, हम जानते हैं कि जितना हैवी वर्कआउट उतने आपके मसल फाइबर टूटेंगे और नए बनेंगे, रिकवरी टाइम बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, अब उसको रिकवर करना है बॉडी को, और जब भी बॉडी रिकवरिंग मोड पे होगी वो उसके लिए उसको और कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, राइट। तो अब क्या है कि आप जनरली अगर हम कुछ एज सच बहुत सप्लीमेंट ले तो इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स। लेकिन अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको एटलीस्ट 48 आवर्स लग जाएंगे रिकवर करने में।
तो अगर 48 आवर्स लग रहे हैं, मतलब आज आपने वर्कआउट करा, कल आपने वर्कआउट नहीं करा, तब भी आपकी, क्योंकि बॉडी जो है वो रिपेयरिंग मोड पे ज्यादा है, तो आपकी कैलोरीज तब भी बर्न हो रही है एक तरीके से। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है, क्योंकि रिकवरिंग मोड पे है। तभी जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वेट गेन बहुत जल्दी नहीं होता, राइट। जब हम यहाँ पे हम थोड़ी सी अब फाइंडिंग्स की बात, फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, सो फाइंडिंग्स पहले, व्हेन इट कम्स टू बर्न फैट or calories, we can say both plays their roles, but evidence shows that strength training wins the battle to burn more fats and calories, right? Then, although however involves in physical activity has better body image, but in this also strength training wins body image ke liye. So which shows that people who do strength training has better body image. Then, as far as quality life is concerned, this time cardio training wins as it reduces the risk of obesity, heart diseases, high blood pressure, type 2 diabetes, osteoporosis, stroke, heart stroke, and even certain types of cancers. Then when it comes to training of motor components, its draw as cardiac training improves endurance and weight training improves strength. As simple as that. So cardio training has great evidence which shows that it elevates serotonin levels in the brain, a key neurotransmitter involved in improving the symptoms of depressions, जहां पे हमारे पास वेट ट्रेनिंग के लिए इतने एविडेंस नहीं है. So while both weightlifting and aerobic exercises produce report of decreased appetite, this affects was this both weightlifting and aerobic exercise produced reports of decreased appetite. This effect was stronger after the treadmill session. Then, who does not want to burn calories without exercise, but weight training help us to do that. With strength training, you are switching on more of your muscle fibers and raising सो यहाँ पे तो ये हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक और तरीके की ट्रेनिंग है जो अब बहुत फेमस है और काम करती है, दैट इज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. और ये दोनों का ऑल्टरनेटिव है, राइट. कार्डियो का भी, सो टाइप ऑफ कार्डियो दैट ऑल्टरनेट्स बिटवीन पीरियड्स ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज एंड लेस इंटेंस रिकवरी एक्सरसाइज यूजिंग HIIT फॉर weight loss can be an efficient way of jump start your metabolism, right. तो बहुत सारी अब स्टडीज जो हैं वो HIIT पे हो रही है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, और इसको हम अपनी एक्सरसाइज रिजीम में आप इंक्लूड बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और बहुत जल्दी बर्पीज है आप कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स है, ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैंने सोचा मैं इसमें डाल देती हूँ, राइट. देन स्पाइडर क्लाइंबिंग है जो हम लोग करते भी हैं, राइट. हाई नीज है, जंप स्क्वाट्स हैं. ये मेरी अपना पर्सनल विद ऑल इयर्स ऑफ एक्सरसाइज, कभी कार्डियो, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, विद ऑल exercise. I've concluded myself to do HIIT. Methods you can use. In HIIT और जिसमें बहुत एक छोटा सा सिंपल, अगर आपके पास कोई मैट नहीं है और आप पार्क में बहुत वर्कआउट करना चाहते हैं, तो कभी आपको स्प्रिंट अवॉइड करिए, कभी आप वॉक करिए, कभी स्प्रिंट लगाइए, कभी वॉक करिए. Also resistance improves time. HIIT
Now we have come to the conclusion. So, according to my today's lecture, a mix of strength and cardio is the ideal exercise combination to help burn calories and to have overall better quality of life. At the end, quality of life is very, very important. And thank you so much. अब अगर किसी को भी इस सेशन के लिए और हम इसके ऊपर अब बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने के बहुत कुछ है, राइट? हम सकते हैं. सो द हाउस इज ओपन टू ऑल. Hello, madam. हाँ जी. Nowadays, the yoga is a popular yoga. Definitely, I personally do a mix of exercises. Sometimes I do home exercises also, because बहुत टाइम ऐसा जो था आपका in fact plus strength training कर सकते around, and we were doing 20 minutes, 5 से 30 minutes लग जाता है. और ये कार्डियो एक्टिविटी बन जाती है ऑटोमेटिकली. और बिकॉज हमें पता है कि सूर्य नमस्कार को करने के लिए भी आपको डिफरेंट टाइप्स, ये अपनी अपनी वो है. और मैं तो कहती हूँ कि मिनट आफ्टर और एनी योर एक्सरसाइज अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी क्लेंजिंग है और जो एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क है वो बहुत बेटर है. तो मेरा तो एस्पेक्ट ये है सर. Okay, thank you. इसे अपने सेशन को प्लान करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट. हम बात कर सकते हैं इस बारे में भी कि आप लोग किस तरीके की एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं. सो सत्यम सर जो अभी जिन्होंने पूछा था, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप किस तरीके की एक्सरसाइजेस डेली रूटीन में करते हैं. सो वी कैन टॉक प्लीज. अभी हम अगर सारे कैमरा बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर हमारे को मजा नहीं आएगा. मैं भी आपकी तरफ से मॉर्निंग आई डू वॉकिंग. Okay. Morning, pranayam and walking, and evening I do some strength exercise. Oh, that's great. That's great. Beautiful combination. Start with the cardio, then do some strength training, and end up with some pranayam. इससे बढ़िया combination नहीं हो सकता. Thank you. Anybody else? कोई भी और बात करना चाहता है? हम लोग बात कर सकते हैं. Hello, ma'am. हाँ जी. This is Pandurang from Goa. Oh, ma'am, I was. Hello, sir. Yeah. First of all, मैं आपको बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं आपको जानती हूँ और आप भी मेरे को जानते हैं. Oh, I think we were in Nainital together. Nainital. Yes. Then I was working for Talwalkar as a branch manager for 1 year, and I remember Mr. Talwalkar used to always tell me that the muscles exercise, but it develops during rest. Yes. Madam, what do you have to say about this? Yeah. यस. और सबसे पहले सर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैंने खुद तलवलकर ग्रुप के साथ काम किया है. और मैं भी तलवलकर सर से मिली हुई हूँ इन बॉम्बे. बॉम्बे मेरा ट्रेनिंग था और अब मतलब बहुत साल हो गए, मे बी 14-15 साल हो गए इस बात को, वो एक अलग बात है. और था बहुत टाइम तक वर्क नहीं किया, लेकिन 3-4 महीने मैंने काम किया था उन लोगों के साथ. एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. वंडरफुल
आपको अवेयर कर दूं, क्योंकि इन्होंने तलवलकर ग्रुप का नाम लिया है, तो कि हमारे इंडिया की पहली फिटनेस चेन है, जो जैसे बाकी में गोल्ड जिम है, फिटनेस फर्स्ट है, तो अगर इंडिया की कोई चेन है फिटनेस क्लब्स की और हेल्थ क्लब्स की, तो वो तलवलकर ग्रुप है। Am I right, sir? Yes, absolutely right. डेफिनेटली। और भाई आपका कि यस, जो अभी उस टाइम पे जो हम पंप लेते हैं, जब भी आप कोई वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो उसका वहीं तक नहीं रहता। वहां पर जैसे मैंने अभी हमने मेटाबॉलिज्म की बात करी थी अपने क्लास सेशन के अंदर की, कि वहां पे खत्म नहीं होता। इन आफ्टरवर्ड्स, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने क्लास में इसमें भी दिया था, लेक्चर में भी, आप आ गए, आपने ट्रेनिंग कर लिया, आप घर पे बैठे हो, टीवी देख रहे हो, स्टिल यू आर लूजिंग योर कैलोरीज। आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, अभी तक हो रही है, चल रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट है वेट ट्रेनिंग का, क्योंकि जब तक मसल काम डाउन नहीं होएगी तब तक वो कैलोरीज बर्न करती रहेगी उसको काम डाउन करने के लिए। जब कार्डियो जो हम कोई भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे को तब तक हमारे को काम डाउन होता है जब तक हमारी ब्रेथ काम डाउन नहीं हो जाती। कार्डियो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेथ। तो यहाँ पे जब हमारी सांस, सपोज अगर हमारी 120 पर मिनट गया भी बीट, तो जब तक वो 72 80 तक आएगा, तब तक आपकी कैलोरीज तब भी बर्न होती रहेंगी। बट एज कंपेयर टू वेट ट्रेनिंग, इफ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग, जब तक आपकी मसल पंप हुई, मसल आपकी वार्म हुई, और जब तक वो काम डाउन नहीं होंगे, और इट विल टेक एटलीस्ट अनदर हाफ एन आवर टू काम डाउन, तो वो तब तक आपका कैलोरीज जो है वो बर्न होता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है वेट ट्रेनिंग का। और जो मिथ है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए जब अगर फैट लॉस करना है, बिल्कुल वेट ट्रेनिंग, गो फॉर वेट ट्रेनिंग विदाउट एनी हेजिटेशन। जो इतना अच्छा फैट लॉस आपको वेट ट्रेनिंग से मिलेगा, और जो कंसिस्टेंट मिलेगा आपको फैट लॉस, जो बहुत जल्दी वापस भी नहीं आने वाला, वो आपको कार्डियो ट्रेनिंग से कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। ओके, वेलकम। एकता मैम, हाँ जी, जो आपने अभी बताया HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और जो हमारी बहुत पुरानी सर्किट ट्रेनिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, सर्किट ट्रेनिंग में सर हमारे पास अलग अलग सर्किट्स हैं, वहां पे हम अलग अलग एक्सरसाइजेस, उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं। एक्चुअली वेरिएशंस इतने हैं ना सर, कि अब हमारे माइंड में अब सिंपल वेरिएशन जो हम लोग जनरली कॉलेजेस में हमने पढ़ा था कि आपने 10 स्टेशन बना दिए, 10 में अलग अलग एक्सरसाइजेस करी और उसमें करा, और आपने वो एक्सरसाइजेस, सपोज चाहे वो आपकी खुद की वेट बियरिंग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा वेट लेकर भी कर सकते हो, उसके अंदर आप कार्डियो जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वाली एक्सरसाइजेस भी डाल सकते हो, वेट वाली एक्सरसाइजेस भी डाल सकते हो। डिपेंड करता है कि आप सर्किट किस तरीके का डिजाइन कर रहे हो। यहाँ पर जो है इंटरवल ट्रेनिंग, जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, यहाँ पे आपकी हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है वो एकदम शूट करेगी, फिर आप उस सब मैक्सिमल रेट तक वापस लाते हो, लेकिन फिर आपको उसको शूट करना पड़ता है, राइट। अगर आपने इसी तरीके से डिजाइन किया है आपके सर्किट को HIIT के हिसाब से, तो यस, वो बिल्कुल उसके जैसा है। डिपेंड करेगा कि आपने अपने सर्किट ट्रेनिंग को डिजाइन कैसे किया। अगर मैंने वेट ट्रेनिंग के हिसाब से डिजाइन करा हुआ है, तो आपकी HIIT काम नहीं करेगा उसमें, राइट, क्योंकि आपके हार्ट रेट को शूट करना बहुत जरूरी है, और फिर उस एक्टिविटी का एटलीस्ट 25 से 30 मिनट्स तक चलना भी बहुत जरूरी है। सर्किट अगर 10 मिनट में ही खत्म हो गया, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, राइट। तो एटलीस्ट उसका 25 से 30 मिनट्स एटलीस्ट सेशन जाना जरूरी है। यहाँ पे HIIT में हम पुशअप्स भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, जहाँ पे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों पे हम काम कर रहे हैं, अगर इसका कॉम्बिनेशन लगा के हम सर्किट ट्रेनिंग को बनाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल वर्क लाइक अ HIIT। ओके, और कोई किसी चीज के भी बारे में, कोई अपना वर्कआउट शेयर करना चाहता है, जिनको लगता है कि हाँ भाई हम अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और हमें भी अपना एक वर्कआउट शेयर करना चाहिए, तो वो शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैडम, मैं
मेरा तो नहीं, मैं आपने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है, मैं आपका जानना चाह रहा हूँ। मेरा थैंक यू सो मच सर। सर आपने मेरे वैसे ही आज की मॉर्निंग बड़ी ब्यूटीफुल थी, आपने और ज्यादा ब्यूटीफुल कर दी। थैंक यू सो मच सर। तो मैं सर रोज, बस ये है कि रोज वर्कआउट जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बोर सब बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं भी बड़ी जल्दी बोर हो जाती हूँ। किसी भी वर्कआउट अगर एक जैसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेराइटी लाने की कोशिश करते हैं। कि सपोज अभी जैसे एक बहुत बीच में एक टाइम फेज आया था कि मैंने योगा करना स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड डूइंग योगा। अभी मैं क्या करती हूँ, 2 दिन हफ्ते में योगा करती हूँ, जिसमें मैं 24 सन सैल्यूटेशन करती हूँ, सूर्य नमस्कार 24 सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद कुछ योगा आसन और फिर 15 मिनट का प्राणायाम। ये एक पूरा सेशन रहता है 2 दिन सिर्फ हफ्ते में। बाकी के दिन सिर्फ कार्डियो और उसके साथ एक्सरसाइजेस, कार्डियो और एक्सरसाइजेस, इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन चलता है। और कभी कभी नहीं भी हो पाता, कभी सुबह की क्लास होती है तो मिस भी हो जाता है, तो फिर शाम को वॉक कर लिया। बट ये है कि इतने टाइम से ये जरूर समझा है कि करना जरूरी है। बस ये एक माइंडसेट रहना, बनाना और उसको लाइफस्टाइल के अंदर लेकर आना बहुत जरूरी है। कि आपका अगर सुबह मिस हो गया तो चलो शाम को कुछ भी नहीं है तो आधा घंटा की वॉक कर लो। ये माइंडसेट और लाइफस्टाइल के अंदर ये लेकर आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप भी शेयर करिए सर, मैं आपका भी जानना चाहूंगी। डेफिनेटली। थैंक यू मैडम, आपने अपने अच्छा बताया। मैडम मैं भी मॉर्निंग में वॉक करता हूँ, वेरी वेरी नाइस। तकरीबन 35-40 मिनट वॉक करता हूँ। उसके बाद नॉर्मल रूटीन की जो एक्सरसाइज है, मतलब ज्यादा तो नहीं, मतलब नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज 10-15 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा योगा कर लेते हैं बस। ओके तो मैं एक छोटा सा, जैसे आप ही ने बताया ना, और बहुत सारे लोग, जैसे पहले भी सर ने सत्यम सर थे, उन्होंने भी बोला कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। और मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। मैं उनके लिए एक छोटा सा एक टिप जरूर देना चाहूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। कि टिप ये होगा कि हम वॉक कर रहे हैं, हमें कुछ चीजों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, एक आपके आर्म्स और शोल्डर्स की, जो हम पार्क के अंदर बहुत सारे बेंचेस रहते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है हर कोई मैट लेके जा रहा है और मैट के ऊपर एक्सरसाइजेस करे, तो बेंचेस बहुत होते हैं। तो आप इंक्लाइन पुशअप्स कर सकते हैं। तो और अपने इंक्लाइनेशन को, जैसे पहले जो सीट कोई जो बेंच होता है, बेंच के ऊपर वाले से आप पकड़ के उसको पुशअप्स कर सकते हैं। फिर जब थोड़ा बेटर लगने लग जाए और पेन चला जाए, फिर उसके बाद उसके नीचे से आप पुशअप्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। पुशअप जरूर करिए, देन आप एक स्क्वाट जरूर करिए। रोज डेली स्क्वाट्स करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप, इसका सबसे बड़ा एक रीजन है कि अगर आप 4 लेग्स का वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो क्वाड्रिसेप्स हो या आप हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके आगे जाके नी में जो पेन है उसको वो बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि वही मसल्स हैं जो आपके नी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि नी में मालिश करे जा रहे हैं कि नी ठीक रहे, लेकिन नी के ऊपर जो मसल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो स्ट्रांग रहेगी तो जो आपका इम्पैक्ट है और जो बॉडी वेट है वो आपकी मसल बेयर करेंगी, ना कि आपके नीज करेंगे। तो आपका क्वाड्रिसेप्स का वर्कआउट और आपके शोल्डर्स का और आर्म्स का वर्कआउट, चाहे पुशअप्स हो और स्क्वाट्स हो, ये 2 एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आप अपने सुबह, अगर आप मॉर्निंग वॉक पे भी कर रहे हो, तो ये आप अपने वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करें। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन है अजय सर, ठीक कह रहे हैं? बहुत अच्छा सजेशन है मैडम आपका। लेकिन मैडम मैं करता था, लेकिन ये छोटी सी मेरी साथ है ना, हाँ जी, ये समझ लो, हम संडे को है हॉकी खेलते हैं। अरे वाह सर। मतलब हफ्ते में एक दिन हमारी एज ग्रुप के हैं मोस्टली, ज्यादातर वो रोहतक में ही एस्ट्रोटर्फ को खेलते हैं। तो जैसे भाई हमारी एज के साथ कुछ नए लड़के भी आगे, मतलब शरीर तो वही है, दिमाग तो वही है, लेकिन शरीर इतना काम नहीं करता। अच्छा। वो देख के जैसे ये लगता है भाई इसने मेरे को डोज कैसे मार दिया। तो थोड़ा सा अपने आप में ये महसूस होता है भाई अगली बारी अपने आप को ज्यादा वो करना है। तो मैंने उसके लिए ना ओवर ट्रेनिंग कर ली। ओहो, ज्यादा रनिंग शुरू कर दी, स्प्रिंट शुरू कर दिए, तो उससे मेरे को घुटने में दिक्कत होगी।
प्रॉब्लम यही है सर, जब हम लोगों के अंदर जोश आता है ना तो हम सब कुछ इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जैसे सपोज 1 जनवरी का वेट कर रहे होते हैं और 1 जनवरी से हम करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज भी उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं, डाइटिंग भी उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं, सब कुछ एक ही बार स्टार्ट करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उस प्रेशर को ले नहीं पाती है और फिर हम छोड़ भी सब इकट्ठे ही देते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, आप पुशअप्स और स्क्वाट्स यहां से स्टार्ट करिए और उसके बाद फिर उसके नंबर बढ़ाइए और उसके बाद उसके सेट्स बढ़ाइए। अगर 20 तक पहुंच जाते हैं वो नंबर, सपोज अगर आप पुशअप्स कर रहे हो और पुशअप्स 20 तक पहुंच जाते हैं तो 20 से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट उसके सेट बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा रेस्ट करिए, फिर 2 सेट्स करना स्टार्ट करिए, 3 सेट तक लेके जाइए। इसी तरीके से स्क्वाट्स अगर आप पहले 10 ही लग रहे हैं तो 20 तक लेके जाइए। 20 करना अच्छे से कंफर्टेबल हो जाते हैं जब, तो 20 के ही 2 सेट स्टार्ट करिए, फिर 3 सेट स्टार्ट करिए। ये एक अच्छा तरीका है अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाने का। और जब 3 तक हो जाए तब आप कोई और एक एक्सरसाइज, इन्हीं दोनों पार्ट की कोई और एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा और आगे का आपका हॉकी का मैच में भी आपको ये दिखेगा। मैम मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे लगता है ना कि एक्चुअली हेलो, सबसे पहले डॉक्टर मुकेश, हेलो। हाँ जी मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे लग रहा है आप कॉलेज में अच्छा हूँ। और हाँ, मैं कॉलेज में हूँ। ठीक है, एक्चुअली एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ तो बस उसी के चक्कर में दोनों चीजें करता जा रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मैम कि मुझे लगता है ना एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम क्या है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि जो बेसिक हमें करना चाहिए कि स्ट्रेंथिंग जो एक्सरसाइज है, ठीक है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल कि लोग योग की तरफ जा रहे हैं, लोग कार्डियो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि जो बेसिक नीड है बॉडी की वो है स्ट्रेंथिंग। ठीक है, और हमारी मोबिलिटी जो है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, और जिसकी वजह से जब भी हम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो योग एक्टिविटी स्टार्ट करें या फिर हम जिम में चले जाएं, वहाँ कार्डियो एक्सरसाइज करें, तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट जो बहुत ज्यादा दिखने को मिलते हैं। जैसे साइटिका की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, डिस्क प्रॉब्लम बहुत दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अब 40 जो है वो हमें सबको स्टेप एक्सरसाइज जो है वो घर के अंदर बहुत इजीली हो जाती है और वो हमें वो करनी चाहिए। ठीक है, कि जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर अच्छा रहे। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो इट मीन्स कि हम किसी भी तरह की एक्टिविटी, चाहे वो योग एक्टिविटी हो या फिजिकल एक्टिविटी हो, हम नॉर्मली कर सकते हैं और उसको धीरे धीरे, आपने बहुत अच्छा भी बताया कि किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है। और मुझे तो एक्चुअली जब मैं आपसे मिला और उससे पहले भी एक बार मिला था तो मेरे मन में एक चीज आती है कि मैम को ये पूछना चाहिए कि आप फिटनेस के लिए आप कौन सा कैप्सूल लेते हो। ठीक है, वही मुझे लगता है कि सबको लेना चाहिए। कैप्सूल तो मैंने आपको बता दिया है, अभी बताया है कि यही कैप्सूल ले रहे हैं। मैं एक्चुअली सुन नहीं पाया मैम अच्छे से, मैं इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया कि मुझे लगता है सबने सुन लिया होगा और मुझे लगता है कि उससे अच्छा कैप्सूल कोई नहीं हो सकता है। एंड देन कि हम सब लोगों को, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज के साथ हमें अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी डाइट अच्छी होगी। आज हमारा लेक्चर नहीं है डाइट के ऊपर, अदरवाइज मेरी एक्सपर्टीज तो डाइट और न्यूट्रिशन ही है। बट मुझे लग रहा है कि आपके कैप्सूल में दोनों का कॉम्बिनेशन है और अगर हमें एक अच्छा फिटनेस चाहिए, ठीक है, और तो मुझे लगता है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप सभी जाकर एक अच्छा लाइफस्टाइल जी। बिल्कुल। और हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है, तो हम लोग डाइट, अगर किसी को डाइट से रिलेटेड भी कुछ भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी दिस सेशन इज ओपन और हम लोग बात कर सकते हैं। और बिल्कुल मुकेश सर, आपने ये बात सही कही कि इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको हेल्दी एक लाइफ स्पैन रखना है और वेट लॉस करना है या फिर फिटनेस करनी है, तो 80% जो रोल है वो डाइट प्ले करता है और सिर्फ 20% रोल जो है वो फिजिकल एक्टिविटी प्ले करता है। और हमारा क्या है, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन और बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, हम पूरा टाइम अपने उस 20% को पुश करने में लगे रहते हैं। तो वो 20% को 20% ही रहने दीजिए। तो जो 80% है, दैट इज योर डाइट एंड न्यूट्रिशन, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करिए। और
मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको शायद बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हमारा पहले वाला रिफ्रेशर भी किया होगा, जिसमें मैंने बताया था हाउ यू कैन एज ग्रेसफुली। तो वो उसके ऊपर जो वो बड़ा अच्छा एक लेक्चर था, और उसमें सारा फोकस ही यही था कि अगर आप अपनी डाइट को बेटर कर लो तो आप, जैसे सर अजय सर बोल रहे थे अभी कि हमारा माइंड से तो हमें पता ही है और फिजिकली हम लोग ऐसा हो रहे हैं। सर अजय सर, आई एम श्योर हम लोग, इनफैक्ट अभी हमें इसके बारे में कभी भी कोई बात करनी हो तो हम लोग वैसे भी बात कर सकते हैं, राइट? आई एम अवेलेबल, राइट? तो हम अगर हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों बेटर कर ले तो आप सर, अजय सर भूल जाइए, आप उन सबको हरा देंगे बड़े आराम से। और वो ये कहेंगे बिल्कुल क्या खा रहे हैं, ये कौन सा कैप्सूल खा रहे हैं। एकदम राइट। एक्चुअली क्या है मैम कि मैं सुबह अजय सर एक्चुअली ये दोनों चीजों को करेंगे, मैम बिल्कुल सही कह रही है। और मैंने इसीलिए इसको ऐड किया क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया, एक्चुअली क्या है कि मैं भी अपने कॉलेज में ना जिम करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, और मैं अभी अपनी एज ग्रुप में और उनमें डिफरेंस समझता हूँ, लेकिन ठीक है वो मेरे से ज्यादा नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि मैं डाइट को भी कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। और डाइट की वजह से मेरे अंदर वही स्ट्रेंथ आज भी है जो मुझे 20 में भी लगती थी, वो आज 35 में मेरे अंदर, ठीक है। सर आप मेरे यहाँ पर एक दो सीनियर हैं जो मेरे को जानते भी होंगे। मैं when I was in my 20s I was a very weak child, मतलब weak student, physically weak. I was not a very physically fit और ऐसा, लेकिन जो मैं इनफैक्ट इतना मैं समझती हूँ, जो मैं 20s में थी I am better than my 20s। जो मेरी फिटनेस थी 20s में, आज मैं जिस एज में हूँ मेरी उससे कहीं ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी ऑल्सो। कंसिस्टेंसी प्लेज अ वाइटल रोल। अगर आप कंसिस्टेंसी ले आओ, चाहे वो आपकी डाइट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही रोज कर रहे हो, वो आपको बहुत एक बेटर वर्जन आपका बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता जा रहा है ना, तो जो 20 साल में एक्सपीरियंस था वो आज 15-16 साल के बाद तो वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा ना, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो तो विद एज आएगा आपका, राइट? आप एक बेटर वर्जन बनते हो पहले वाले से। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा आज जो वर्जन है वो एक बेटर वर्जन है 20 वाले से। यस मैम, मैं भी आई एग्री विद यू, है ना? चलो ये सर आप ठीक कह रहे हो, जैसे आप बता रहे हो ना भाई, आप उनके साथ कंपैरिजन कर पाओगे, लेकिन एक चीज जरूर है, मतलब ये चीज सबको माननी पड़ेगी, एज फैक्टर जरूर काम आता है। मतलब आपको इफेक्ट डालेगा, आप चाहोगे वो चीज नहीं कर पाओगे। आप एक ये समझो 20-25 साल के जो यंग स्टूडेंट्स है फिलहाल जो अच्छा कर रहे हैं, और उनका मैं अराउंड 50 हूँ फिलहाल, और मैं उनसे कंपैरिजन कर पाऊं, मतलब कोशिश, दिल की इच्छा तो होती है मैं करूँ ये चीज, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अच्छा करने का कुछ कर सकते हैं, ये है। हाँ, मैं खुद मानता हूँ, मैंने जो फिर उसके बाद वो हमारी लीग ही नहीं है, हम क्यों कंपेयर करें उनसे? मैडम हमारे साथ खेलते हैं ना, उनके साथ होना चाहिए ना, आसपास वालों के पास होना चाहिए, वो तो दूर दूर तक हमारी लीग में ही नहीं है। बात तो वो है ना, एक हॉकी का मैच चल रहा है, हाँ, हम खेल रहे हैं साथ, जैसे हमारा मेरे जो ग्रुप है, एज ग्रुप हम जो खेलते हैं वहाँ अराउंड 40 है मैक्सिमम। हाँ जी, उसमें 50 प्लस भी हैं, कुछ 60 प्लस भी हैं, एक दो तो, और 4-5 ऐसे हैं जो अराउंड 25 है। तो उस टाइम पे जब हम खेलते हैं ना, तो वो जब एक पिंचा होता है भाई, जैसे पहले थे भाई वो हमारे वो क्वालिटी अब हमारे में नहीं है। वो मेरे को डोज मार गया, तो कैसे मार गया डोज ये, तो दिमाग तो उतना मेरे ख्याल में उससे पहले, आप जैसे कह रहे हो भाई एक्सपीरियंस भी है और दिमाग भी पहले से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन शरीर या हमारी मसल्स वो तो साथ नहीं दे रही ना हमारा उस टाइम करने के लिए। थोड़ा अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करो और कंपेयर छोड़ दो सर करना। राइट कंपेयर छोड़ दो, और मुझे लगता है मैम कि सर को ज्यादा स्ट्रेटेजी और टेक्निक पे काम करना चाहिए, तो हम उनसे अच्छा कर सकते हैं। अरे वाह, ये मुकेश सर ने बिल्कुल बढ़िया बात कह दी है। यस
ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल। ये तो बहुत ही जबरदस्त हमारा, मुझे लगता है बड़ा अच्छा सेशन रहा जिसमें हम लोग इंटरेक्शन भी रहा। मैं और भी चाहती हूँ अगर और भी लोग जो है जो अभी सिर्फ हमारी बातों को सुन रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को भी कन्वर्सेशन में कूदना चाहिए और अपना कुछ सेशन बताना चाहिए और शेयर करना चाहिए अपना जो भी फिटनेस रूटीन है, चाहे डाइट से रिलेटेड हो या किसी को कुछ हेल्प कराओ। मैम, हाँ जी, घी और मीठा खाने की आदत नहीं छूटती। कितना ये बॉडी पर असर डालता अभी इस एज में, घी और मीठा। एक्सरसाइज सारी करते हैं पूरी। सर आप अपना अगर कैमरा ऑन करोगे तो आई कैन सी यू आल्सो। कैमरा ओके, हाँ, फिर नहीं तो लगता है ऐसे किसी ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहे हैं। ओके पुरुषोत्तम सर, दोनों में से अगर एक चीज छोड़नी पड़ी तो क्या छोड़ सकते हो? मैडम अभी तो कोई भी नहीं छूट रही। अरे अगर दो में से एक ऑप्शन दिया जाए कि भाई एक चीज छोड़ दो और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो क्या होगा? मीठा खाना कम कर देंगे मैडम। मीठा ही खाना कम करना है सर। घी तो बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, घी तो बहुत जरूरी है। और अगर हम फैट्स की बात करें, फैट्स आर सो इम्पोर्टेंट और प्लेइंग सो वाइटल रोल इन आवर लाइफ। तो फैट को इतना मत छोड़िए, बस कम करिए, थोड़ा सा कम करिए। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा फिटनेस अपना और परफॉर्मेंस एनहांस होते हुए देखना चाहते हैं ना, तो कुछ टाइम के लिए मीठे को बिल्कुल छोड़िए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल कट ऑफ मीठा, बिल्कुल कट ऑफ करिए। घी खाइए, अपना जो भी आप दाल में डाल के खाते हो, बल्कि एक्स्ट्रा खाते हो, कुछ भी करो, सब कुछ करो। मीठे को थोड़े टाइम के लिए छोड़िए और कुछ टाइम के लिए रखिए, अपने आप को एज अ ट्रीट के लिए रखिए कि आज चलो आज आपने कोई टारगेट बनाया। सपोज हम सबके फिटनेस टारगेट्स होते हैं और वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। सपोज अगर मैंने अपना आज फिटनेस वगैरह की, अगर आज मैंने 5 किलोमीटर से बढ़िया रनिंग कर ली तो फिर मैं आज अपने आप को मीठा खाऊंगा। तो ऐसे वाले टारगेट बेस्ड, ट्रीट बेस्ड जिसको बोलते हैं, ट्रीट बेस्ड मीठा रखिए और कम करिए। क्योंकि मीठा जो है ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है, सिर्फ कैलोरीज नहीं है, मीठे से आपकी मसल एजिंग होती है। डू यू नो पुरुषोत्तम सर? जी मैडम। आपकी मीठे से मसल एजिंग भी होती है। कोलेजन, आपका जो कोलेजन है एक टाइप का प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन को, आपके मसल्स को, इन सबको बहुत यंग रखने की कोशिश करता है। वो डिप्रेस होने लग जाता है। हाँ, आपकी एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। तो इस चीज को स्लो डाउन करने के लिए आप मीठे को छोड़ना पड़ेगा। ओके। तो एक मीठे के लिए मैं ये नहीं कहूंगी, आप कह रहे थे ना, आप ये भी सोच रहे होंगे मैं ये बोलूंगी कि चलो दोनों मॉडरेट वे में ले लो तो सब चल जाएगा, लेकिन नहीं, सॉरी, मैं मीठे के लिए बिल्कुल मॉडरेट में भी नहीं बोलूंगी। मीठा तो आपको बिल्कुल गिव अप करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सस्टेन अ गुड लाइफ और हेल्दी लाइफ। और हम ये सोचते हैं ना कभी कभी कि हमारी मसल की एजिंग भी हो रही है, हमारे चेहरा डल होने लग गया है और अब हमारी एजिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो सिर्फ आपका प्रोसेस एजिंग का नहीं चल रहा, वो बिकॉज ऑफ मीठा भी है। और यू वोंट बिलीव, जो मैंने एक पेपर था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सबमिट किया था, फिजिकल एक्टिविटी एंड कैंसर, और कैंसर का वन ऑफ द रीजन शुगर भी है। कैंसर को बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए। एक, मीठा चाहिए बॉडी में, शुगर, इंसुलिन चाहिए, ब्लड के अंदर शुगर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और जो डीकैपिलराइजेशन हो जाता है ना हमारे बॉडी पार्ट्स में, डीकैपिलराइजेशन, तो कैपिलराइजेशन छोटी छोटी और आपकी ब्लड वेसल्स बन जाती है और वहां तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है। एक डीकैपिलराइजेशन होता है जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और धीरे 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 आपकी जो वेन्स हैं वो वापस और कम होने लग जाती हैं और ऑक्सीजन हर पार्ट पे नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर भी कैंसर बनने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। तो मीठे का अगर मैं आपको नुकसान बताऊं तो आज हम एक पूरा लेसन, पूरा क्लास मीठे के ऊपर ले सकते हैं कि मीठा जितनी जल्दी हो उतना छोड़ दो। और आप फिर बोलोगे कि हाँ भाई, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, उसने बोला तो था मीठा छोड़ना है, तो सही कह रही थी शायद। इनफैक्ट अगर आप लोग है ना सिर्फ 15 दिन के लिए भी अगर आप मीठा छोड़ के देखोगे ना, और अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, यू कैन सी द डिफरेंस कि आपकी बॉडी में कितने सारे ये ऑलरेडी
बहुत सारी हो चुकी है मीठे के ऊपर, जिन्होंने छोड़ देंगे मैडम पीने के लिए मीठा छोड़ा और उन्होंने डिफरेंस को फील किया कि हमारे बॉडी के अंदर, मसल के अंदर, फेस के अंदर कितने सारे चेंजेस आए मीठा छोड़ने से। थैंक यू मैडम। You're welcome। फाइबर किससे आता है सबसे ज्यादा? मैम फाइबर तो बॉडी के लिए अच्छा होता है ना? बिल्कुल, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। डाइजेशन अगर आपको बेटर करना है तो फाइबर तो चाहिए ही चाहिए ना। ये मेरे साथी ये पूछ रहे हैं मैडम, फाइबर सबसे ज्यादा किस तरह इंटेक किया जा सकता है? किस तरह इंटेक किया जा सकता है? ओके, फाइबर आप सैलेड खाते हैं? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप अपना लंच कर रहे होते हैं ना, तो आप अपना एक सैलेड का डब्बा अलग से लेके जाइए। पहले तो सब्जी रोटी का तो डब्बा लेके जाते हैं आप अपना लंच के लिए, या घर पे अगर कर रहे हैं तो एक, अगर घर पे है तो एक प्लेट सैलेड की बनाइए, जिसके अंदर खीरा हो सकता है, जिसके अंदर आजकल मूली आ रही है, गाजर आ रही है, चुकंदर आ रहा है, कुछ भी है, सबको मिक्स करके एक डब्बा अलग से बनाइए और सबसे पहले उसको खाइए। लंच को हमारी आदत क्या होती है, लंच के साथ साथ एक आधा कुछ खा रहे हैं साथ साथ में, ऐसे नहीं खाना। उसको सबसे पहले उसको खाइए पूरा। आपको जो फ्रेश न्यूट्रिशन है, एक होता है आपका कुक कर लिया उसके बाद आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं खाने से, एक है ये जो सैलेड जिस तरीके का है वो आपको फ्रेश न्यूट्रिशन दे रहा है और लॉट ऑफ फाइबर दे रहा है, क्योंकि खाना को जब कुक करते हैं तो भी उसके कई फाइबर्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो फ्रेश फाइबर्स आप ले रहे हो और उसको लो और फिर उसके बाद आप अपना लंच करिए। ये बहुत अच्छा तरीका है फाइबर को इंटेक करने का और एक नेचुरल फॉर्म में लेने का। बाकी सप्लीमेंट तो हर चीज के, जब आप प्रोटीन की बात करोगे, किसी भी चीज की बात करोगे, आपका पेट साफ अगर होगा, वो कहते हैं ना पेट साफ तो सब कुछ बढ़िया, तो फाइबर जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेटर करेगा और आपका रोज पेट क्लियर होगा और आप रोज अच्छा फील कर पाओगे। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं फाइबर के, तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप फाइबर लो। एक न्यूट्रिटिव गुड वैल्यू मेथड है। मैडम सप्लीमेंट लेना कितना बेनिफिशियरी है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन आज के दिन बगैर सप्लीमेंट के पहले आते ही ग्राउंड पे पूछते हैं सर क्या सप्लीमेंट लिए। अच्छा, पहले मैं जानना चाहूंगी आपका जवाब क्या होता है? मैम हम तो पहले तो यही कहते हैं कि आप नेचुरल डाइट से ही गेन करो जितना होता है। ओके, देखो ऐसे बहुत सारे ना मिथ्स हैं सप्लीमेंट्स को लेके कि सप्लीमेंट और जितनी जल्दी अगर हम अपने आप को बदल देंगे ना इस मिथ्स को लेके उतना अच्छा होगा वक्त के साथ बदलना। तो हमारी जो सोच है ना, हमारे को क्योंकि हमारे कोचेस ने और सबने बोला कि भाई ये सप्लीमेंट और ये जो गोलियां, ये पाउडर और ये सब नहीं लेना, इससे कुछ नहीं होता और इससे ये हो जाएगा, इसमें हार्मोन बढ़ जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा और हमारे को नॉलेज बेस की जरूरत है। सप्लीमेंट्स कैन बी अ गुड थिंग, यस, लेकिन उसको अगर हम नेचुरल वे में जितना ले सके, लेकिन नेचुरल वे में कई बार लेने में क्या होता है, हमारे को साथ में हमें फैट नहीं चाहिए, हमें सपोज राइट, कोई बच्चा है जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत फैट कट डाउन करना है अपनी बॉडी में और उसको प्रोटीन लेकिन लेना है, तो लेकिन अगर आप रेड मीट से ले रहे हो या अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ले रहे हो, तो आपको फैट भी साथ में मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है। और अगर मेरे जैसा कोई वेजिटेरियन है तो उसको तो प्रोटीन के लाले बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्कआउट करना है 2 घंटे का और प्रोटीन का खाने के लिए क्या मिल रहा है कि आपको स्प्राउट्स आप ले सकते हो या कुछ ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन इंटेक की क्वांटिटी तो पूरी नहीं हो पाएगी ना उससे। तो आप अच्छी क्वालिटी का आप कैसे चूज करना है, ये करना है, इसका पूरा एक मेथड है कि आप कैसे करोगे और अच्छा और कौन सा आपकी बॉडी के लिए और किस परफॉर्मेंस के लिए आप यूज कर रहे हो उसके लिए यूज करना कुछ भी बुराई नहीं है। देयर आर सो मेनी स्टडीज, देयर आर सो मेनी रेफरेंसेस आई हैव जो ये कहते हैं कि सप्लीमेंट्स लेना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होना इज अ प्रॉब्लम। अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ खाना वाना सब छोड़ के सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। उसको अपनी डाइट के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व करना है, किस तरीके से हम उसको मिक्स कर सकते हैं, वो हमारे को सीखना। तो सप्लीमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी सजेस्ट करना है जब हमें पूरी नॉलेज हो,
हमें पता हो कि आइसोलेट क्या होता है और वे, कई लोगों को तो आइसोलेट और वे के अंदर ही अंतर नहीं पता कि दोनों में अंतर क्या है, राइट? या फिर और मल्टीविटामिन्स हैं, या ओमेगा 3 है, या क्रेटिन है, बहुत सारे हैं जो आपके मसल जो बच्चे करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस एनहांस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर वो इतने बुरे होते तो उनको भी बैन कर देते ना हम लोग, वो भी बैन लिस्ट में होते हैं हमारे, लेकिन उनको तो अब गवर्नमेंट भी अब अप्रूव कर रही है। गवर्नमेंट ने अपना पूरा का पूरा एक ट्रेड वो करा है जिससे कि उसकी जो डुप्लीकेसी है ना हो पाए। गवर्नमेंट खुद उसको कर रही है कि जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो, लेकिन विद लैक ऑफ नॉलेज उसको कभी यूज ना करें और ना ही कभी किसी को सजेस्ट करें। पहले नॉलेज गेन करो, अच्छे से समझो कि क्या चीज किससे क्या हो रहा है, किससे क्या हो रहा है, क्या उसके इफेक्ट होंगे, और फिर सजेस्ट करिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा आप कहिएगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि सप्लीमेंट भी मैडम दोनों तरह के आ रहे हैं मार्केट में, विदाउट स्टेरॉइड भी और विद स्टेरॉइड भी। हाँ जी, हाँ, इसलिए तो हमें स्टेरॉइड्स के साथ नहीं जाना है। हाँ, हमें विदाउट स्टेरॉइड्स और अच्छा सप्लीमेंट, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का स्टेरॉइड ये सप्लीमेंट जो है वो हमारे को यूज करना है, और उसके बहुत बेनिफिट होंगे। मेरे को खुद को बहुत बेनिफिट्स हुए हैं विद टाइम। जैसे मैं मल्टीविटामिन एक लेती हूँ, मल्टीविटामिन क्योंकि एक मल्टीविटामिन रोज का, या ओमेगा 3 लेती हूँ क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मेरे को नेचुरल फूड से उतना नहीं कई बार हो पाता, और उसके अच्छे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, कोई मेरे को ऐसा नुकसान नहीं हुआ। तो सिर्फ वो प्रोटीन के डब्बे सप्लीमेंट नहीं होते, मल्टीविटामिन भी है, ओमेगा भी है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में अगर अपने उसमें, जैसे कोलेजन है, अगर आप किसी को भी घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो गया है आफ्टर 40 या 50, नीज में दर्द होता है, बोन्स में लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है 25 साल के बाद हर साल 1 ग्राम कोलेजन कम कर देती है, राइट? 1% कोलेजन प्रोडक्शन कम होने लग जाता है 25 साल के बाद ही। तो सोचिए जब 40 तक हम गए हैं और हमारे को जो ल्यूब्रिकेंसी मिल रहा था जॉइंट्स में और स्किन में और हर चीज में, तो कोलेजन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप लेके ट्राई करेंगे तो यू कैन फील द डिफरेंस विद इन अ मंथ। एक मंथ मैम 2 टाइप 1 और टाइप 2 दो आते हैं कोलेजन की। टाइप 1 जो होता है वो बेसिकली स्किन के लिए होता है, टाइप 2 जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 का भी आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 भी आता है, वो यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए काम करेगा। ओके, थैंक यू मैम। और हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में, ठीक है उसका। सो योगेश सर, आई थिंक आप आ चुके हो और हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन चला है आज। हेलो। हाँ जी सर। जी तो I'm here to propose a vote of thanks. Anybody wants to ask any question? Okay. Please. Yeah, thank you. On behalf of HRDC BPS Mahila Vishwavidyalaya, I would like to sincerely thank Dr. Ekta Bhushan for presenting such a wonderful session. It was really a privilege to listen to you, ma'am. If I'm not wrong, this was one of the best sessions of this refresher course, because we can come to know how much of time we have spent asking questions and getting answers from her. Ma'am, in your session, you highlighted on training, body image, injury, quality of life, motor components, stress, appetite, etc. It was very nice to listen to your personal experiences in the field of training. These experiences will go a long way in improving our knowledge on training and will be able to motivate our students when we go back to our colleges. On behalf of HRDC BPS Mahila Vishwavidyalaya, once again, I would like to thank you, ma'am, and wish you all a very fruitful and best of luck in your future endeavors. Thank you. Thank you all of you for listening me so patiently. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. Mukesh, any idea about the next lecture? No, sir, no idea. But which is 11:40.